आज हम एक छोटा सा टॉपिक, हमारा जो फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, उसमें देखेंगे। छोटा सा ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स देखे, एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स देखे, उनमें इवोल्यूशन देखा। तो उसी से संबंधित ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है। जो ये टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है हमें दिखाई दे रहा है, द्विबीजपत्री व एक बीजपत्रियों का उद्गम तथा विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट। और हम ये मानते हैं कि एंजियोस्पर्म, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो किंगडम है वो एंजियोस्पर्म्स का है, और एंजियोस्पर्म जब हम पढ़ते हैं तो इन्हें हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में ही विभेदित करके पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स अलग हैं। और हम ये मानते हैं कि जो मोनोकॉट हैं वो डाइकॉट से उनका इवोल्यूशन हुआ है। तो इस मोनोकॉट के कंपैरिजन में डाइकॉट प्रिमिटिव हैं, डाइकॉट से मोनोकॉट बने हैं। तो जब ये देखा गया कि मोनोकॉट ज़्यादा एडवांस हैं और वो किस तरह से ओरिजिन हुए हैं, तो शुरू में ये माना जाता था कि कई सारी डायरेक्शंस हैं कि वो थ्रू पेट्राइडोफाइटा भी मोनोकॉट हुआ है, एल्गी से भी निकला है, ब्रायोफाइटा से भी निकला है। तो कई सारी इसकी डायरेक्शंस हैं जहाँ से मोनोकॉट आए हैं। लेकिन अब ये हम मानते हैं कि जो मोनोकॉट हैं वो डाइकॉट से इवॉल्व होकर बने हैं। तो यही यहाँ पर ये समझाया गया है कि द्विबीजपत्री का उद्भव जिम्नोस्पर्म तथा एक बीजपत्रियों का उद्गम द्विबीजपत्रियों से माना जाता है। तो बिल्कुल, क्योंकि एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म जब इवॉल्व हुए एंजियोस्पर्म में तो द्विबीजपत्री बने, और द्विबीजपत्री का एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही जो इवोल्यूशन हुआ उससे एक बीजपत्री बने। इन वर्गों की उत्पत्ति बहुस्रोतवादी पॉलीफाइलेटिक बताई गई थी, लेकिन अब ये समझा जाता है कि द्विबीजपत्रियों से एक बीजपत्री की उत्पत्ति एक स्रोत विधि है। तो ये पॉलीफाइलेटिक ना होकर मोनोफाइलेटिक है। बहुत अलग अलग डायरेक्शन से मोनोकॉट नहीं आकर के द्विबीजपत्री से बने हैं। और यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम दिया गया है बैली एंड चैडल, कि इनके अनुसार मोनोकॉट्स का विकास वहिका विहीन डाइकॉट से हुआ, क्योंकि हमें पता है ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं। तो जो वेसल्स हैं वो ट्रैकिड से ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो धीरे धीरे पहले ट्रैकिड्स हमें मिली और फिर वो वेसल्स में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए ये वहिका विहीन से मोनोकॉट बने, और इसके अंदर जो मोस्ट इवॉल्व फॉर्म थी प्लांट्स की, चाहे वो एनाटॉमिकल हो या फिर वेस्कुलर बंडल्स को दिखाती हो, उनका विकास हुआ। इसके बाद फिर एक और हमारे पास इसी क्रम में वर्तमान एंजियोस्पर्म के भीतर विकास प्रक्रम, इवोल्यूशन प्रोसेस विद इन द प्रेजेंट एंजियोस्पर्म्स। अब क्योंकि प्रेजेंट में एंजियोस्पर्म्स हैं और समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें एबायोटिक और बायोटिक वातावरण में चेंज होती रहती हैं, इकोसिस्टम चेंज होता रहता है, तो उसी हिसाब से जितनी भी प्रजातियां धरती पर हैं जो लिविंग हैं वो उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, और यही इनका विकास का प्रक्रम या इवोल्यूशन, प्रेजेंट इवोल्यूशन कहलाता है। तो इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एंजियोस्पर्म्स बनने के बाद इनके अंदर हुए, उन्हें हम देख लेते हैं, पॉइंट्स ही देख लेते हैं। डिटेल हम खुद आराम से लिख सकते हैं अगर हमें पॉइंट्स के बारे में पता है, क्योंकि हम इन सब लक्षणों को ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ लिखा है, यद्यपि आदिम एंजियोस्पर्मों के स्वभाव के संबंध में कुछ विवाद पाए जाते हैं, जिनके चलते हुए कुछ वनस्पति वृक्ष स्वभाव को तो कुछ शाक स्वभाव को आदिम मानते हैं। तो यहाँ जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिफिक जो ग्रुप्स हैं, साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में वो अलग अलग तरह से वहाँ पर जो वनस्पति उग रही है उसके हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। तो उसमें से कुछ लोग तो ये मानते हैं कि जो ट्री हैबिट है वो ज़्यादा प्रिमिटिव है, और कुछ ये मानते हैं कि
जो हर्बेशियस प्लांट हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव या आदिम है। लेकिन जहाँ तक आदिम एंजियोस्पर्म के अन्य लक्षणों का सवाल है, अधिकांश मामलों में आम सहमति देखी जाती है। और इस एक पॉइंट के अलावा बाकी के जो भी करेक्टर्स हैं एंजियोस्पर्म्स के और उनमें किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, उसमें विभिन्न साइंटिफिक या साइंटिस्ट के जो ग्रुप्स हैं उनमें मोस्टली अफर्मेशन है, कोई विवाद नहीं है। आदिम एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण, तो जो पुराने एंजियोस्पर्म्स थे प्रिमिटिव, उनके जो लक्षण हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। पत्तियाँ सरल, एकांतरित, अनन्नुपर्णी, लीव सिंपल थी, ऑल्टरनेट, एक्स स्टिपुलेट, है ना, इस अनुपर्ण उसमें नहीं था। एंटायर, कंप्लीट थी, बाहर की जो मार्जिन थी, पीट्यूलेट और उसमें व्रंत पाया जाता था। शिराविन्यास जालिकावंत, ये हम जानते हैं कि जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो जो लीफ है उसमें सिंपल एक मिडरिब नहीं होती, लेटरल वेन्स भी होती हैं। तो उसके अंदर नेटवर्क लीफ के अंदर हमें मिलता है, वेन्स का नेटवर्क मिलता है। पर्व संधि एक रिक्तिका युक्त दो पर्ण अनुपर्ण, तो यूनिलैक्युलर विद टू ट्रेसेस, है ना। तो पर्व संधि जो नोड है उसमें केवल एक ही लोक्यूल होता है, एक ही वैक्यूल होती है और उसमें दो लीफ के ट्रेसेस मिलते हैं, दो पर्ण और अनुपर्ण मतलब ट्रेसेस, दो लीफ के ट्रेसेस यहाँ पर मिलते हैं जब हम एनाटॉमी देखते हैं। वाहिका अनुपस्थित अथवा वाहिनिकाओं के समान, तो वेसल्स यहाँ पर नहीं थी और अगर थी तो देखने में बहुत ज़्यादा वो ट्रेकिड्स जैसी दिखाई देती थी। पुष्प द्विलिंगीय, अरीय सम्मित वाले, शुरू में जो फ्लावर्स थे बाइसेक्सुअल थे, हर्माफ्रोडाइट थे और रेडियली सिमेट्री थे। रेडियली सिमेट्रिकल, हम अगर उसको काटते हैं तो वो रेडियली सिमेट्रिकल थे। पुष्पांग सर्पिल रूप से व्यवस्थित थे और जो भी फ्लावर के ऑर्गन्स थे वो स्पाइरल फॉर्म में लगे हुए थे। पुंकेसर चौड़े, अविभेदित तथा सीमांत लघु बिछाड़ी ध्वनियों से युक्त थे। सिंपल है, यहाँ पर एंथर के बारे में ये बताया गया है और इसमें माइक्रोस्पोर्स थे। हमें पता है कि जो एंथर है वो मेल गैमीट को रिप्रेजेंट करता है और उसमें माइक्रो होते हैं और अंडप में मेगा होते हैं। तो यहाँ आ गया गाइनोशियम, अंडप चौड़े बड़े जिनमें बीजांडों ओव्यूल की संख्या काफ़ी अधिक होती है। वर्तिकाक सीमांत तथा पूर्णतः बंद नहीं होते। वर्तिकाक यहाँ पर स्टिग्मा को कहा गया है। फिर बाइटैगमिक, जो ओव्यूल थे वो बाइटैगमिक थे। बाइटैगमिक द्विअध्यापनिक, दो इंटेग्यूमेंट जिसमें होते हैं। हमने ओव्यूल का पहले भी डिस्कशन किया था कि हमारे सेंटर में जो न्यूसेलस होता है उसके बाद फिर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आवरण कहते हैं और वहाँ यूनी और बाई दो तरह से हो सकते हैं। तो क्योंकि डाइकॉट हम पढ़ रहे हैं अभी तो उसमें ये बाइटैगमिक दो होते हैं। क्रेसिन्यूसिलेट, और जो फ्रूट्स थे वो फॉलिकल टाइप के थे, इसमें अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। और उपयुक्त आदिम लक्षणों वाले एंजियोस्पर्म से आधुनिक एंजियोस्पर्म का विकास हुआ। तो नेचुरली जो प्रिमिटिव थे उनसे ही हमको आज के प्रेजेंट टाइम में जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका इवोल्यूशन हुआ और उसमें ये चार चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स थे जिसने हेल्प करी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स को इवॉल्व करने में, उनका विकास करने में। तो कुछ चीज़ों का रिडक्शन हुआ। हमें पता है मोनो डाइकॉट से मोनोकॉट आ रहे हैं तो नाम ही बता रहा है कि वहाँ पे वो द्विबीज है, यहाँ पर एक बीज हुआ तो रिडक्शन हुआ। तो कुछ चीज़ों का रिडक्शन हुआ, कुछ पार्ट्स का फ्यूजन हुआ, वो हम फ्लावर्स में देख सकते हैं। प्लांट एनुअल्स यहाँ पे होने लगे तो कुछ चीज़ों का फ्यूजन हुआ। चेंज इन सिमेट्री, तो पूरा प्लांट की जो सिमेट्री थी
उसके अंदर चेंज हुआ, और विस्तारण एलाबोरेशन, और कुछ पॉइंट्स जो हमें डाइकॉट में नहीं नज़र आते थे उनका यहाँ पर विकास हुआ। वो नए बने, बहुत कम थे या दिखाई नहीं देते थे, उन पॉइंट्स का जो इवोल्यूशन में मदद करते हैं उनका विकास हुआ। तो इन पॉइंट्स को हम एक बार ध्यान रख लें कि हमारे पास वो कैरेक्टर्स हैं जो डाइकॉट के हैं, और उनसे फिर इवॉल्व होकर के मोनोकॉट आए, एक बीजपत्री आए, और ये एक बीजपत्री आए द्विबीजपत्री के कुछ भागों में रिडक्शन से, हसन से, फ्यूजन से, आपस में जुड़ जाने से, एक हो जाने से। जैसे हम अगर इसकी बात करें यहाँ पर बाईटैगमिक, तो ये द्विअध्यावरणीय होते हैं इंटेग्यूमेंट, उसमें होते हैं मोनोटैगमिक मोनोकॉट में। तो ये दोनों जो यहाँ पे बाईटैग में आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद वो मोनोटैगमिक कंडीशन आ जाती है। फिर सिमेट्री जो है उसकी वो चेंज हुई, और कुछ चीज़ों में इलॉबरेशन हुआ। जैसे ट्रेकीड्स थी वो वेसल में बदल गई, और वेसल हमें पता है ट्रेकीड्स के मुकाबले काफ़ी चौड़ी होती हैं, जिससे कि पानी का जो संवहन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से द्विबीजपत्रियों से एक बीजपत्री विद इन एंजियोस्पर्म्स इवोल्यूशन हुआ, और इसका डिटेल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।